1600 के आसपास का दौर रहा होगा। औरंगज़ेब, गुस्सा आ ही जाता है, बड़े लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है। औरंगज़ेब थोड़े नाराज़ हो गए आर्ट को लेकर, और दारा शिकोह के चलते ये हुआ था। इसके बाद जा रहे थे कुछ लोग, प्रोटेस्ट कर रहे थे कलाकार। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? औरंगज़ेब को जवाब मिला कि कला मर गई। तो उन्होंने कहा गहरे तक दफनाना। दौर बदलता रहा धीरे धीरे। इस बदलते दौर में गज़ल आई, उर्दू, और एक चीज़ और आई जिसे शेर आप कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खूबसूरती के लिए कहा जाता है, ऐसा भी नहीं कि वो सिर्फ किसी की तारीफ़ में पढ़ा जाता है। उसमें आप अपने आक्रोश को मिलाइए, लफ्ज़ों में अपने आक्रोश को मिलाइए और धड़ाम करके मारिए। वो इतना इफ़ेक्टिव लगेगा जिसका कोई सानी नहीं होगा। हम जब शेर व शायरी की बात करते हैं, कौन हमारे बीच उन शेरों को लेकर आया, किसने हमें वो तमाम चीज़ें सिखाईं, आज ऐसी एक वर्सटाइल पर्सनालिटी से हम आपको मिलाएंगे। उनका एक परिचय तो आप जानते हैं, बाकी के परिचय आज इस चर्चा के दौरान आपका हो जाएगा। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति, और मेरे साथ जो ख़ास मेहमान हैं उनसे परिचय आपका करवा देते हैं। आप सुमैया राना हैं। बहुत सारे मंचों पे आपने इन्हें देखा होगा कि पार्टियों को लेकर वो अपना पक्ष रखती हैं। सपा की स्पोक्स पर्सन है नेशनल। और एक जो परिचय मुनव्वर राना साहब, तो वहीं से बातचीत को शुरू किया जाए। सबसे पहले तो ये कि क्या ज़्यादा पसंद है, सहाफ़ी कहलाना ज़्यादा पसंद था, शायर कहलाना ज़्यादा पसंद था, या स्पोक्स पर्सन अब आप हैं चूँकि, क्या ज़्यादा पसंद था? देखिए, क्योंकि जितनी भी प्रोफेशंस आपने गिनवाए, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का जुड़ाव मेरे साथ इसलिए भी रहा होगा बड़ा या दिल के है। करीब भी रहे हैं। हाँ, क्योंकि मुझे जर्नलिज़्म का जुनून था एक ज़माने में। तो मैं एक सहाफ़ी भी रही हूँ, सहाफ़त से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा। एक अदब के दायरे में पत्रकारिता रहते। का हम जिक्र कर रहे हैं, जी सहाफ़ी जब हम बोलेंगे। जी, जी प्लीज। पत्रकारिता, यस। और क्योंकि अदब के खानवादे से ताल्लुक़ है, तो वो एक अदब का गहवारा कहा जाता है। लखनऊ भी, और मेरा घर क्योंकि एक उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत की बेटी हूँ, तो उर्दू से ताल्लुक़ होना ज़ाहिर सी बात है। उर्दू कह लें या यूँ कह लें, शेर व शायरी अदब से ताल्लुक़ बहुत गहरा है। लेकिन सियासत की जब आप बात करते हैं तो वो एक बाई चांस है, क्योंकि एक आंदोलन से मुझे मेरा आना हुआ सियासत में। वो सफ़र जब तय हुआ तो वो पहले तो कुछ भी नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और मुझे बिल्कुल भी सियासत में कोई इंटरेस्ट तब तक नहीं था। लेकिन मैंने जिस वक्त हम आंदोलन कर रहे थे CANRC का 2020 में, लखनऊ घंटा घर प्रोटेस्ट मैंने शुरू किया, तो मुझे एक चीज़ बहुत क्लिक की। वहाँ पर वो उस तरह की महिलाएं आकर के भी बैठती थी हमारे साथ, आवाज़ में आवाज़ मिलाती थी, जिन्होंने बेवजह कभी घर के बाहर भी कदम नहीं रखा था। वो इस चीज़ को लेकर के उनका जो सियासी शऊर बेदार हुआ, तो मुझे लगा कि मैं कुछ तो पढ़ी लिखी हूँ और एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो कम से कम मुझे इस अवेयरनेस में आगे आगे रहना चाहिए। आपने घराने का जिक्र किया, यहाँ मैं थोड़ा सा मैंने जब शुरुआत में आपसे जिक्र किया ना कि कुछ लोगों के ज़रिए हमने देखा है कि उर्दू शायरी क्या होती है। अभी जो हमारे सहयोगी हैं डेविड, उन्होंने ऐसी बातों बातों में कहा कि अच्छा हाँ, मुनव्वर राना, उन्होंने माँ के ऊपर बहुत लिखा है, और मैंने उस शेर को जिया है कि इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है माँ, बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, और भी तमाम शायरियाँ। लेकिन उन्हीं ने ये भी लिखा है, अजीब खेल है दुनिया तेरी सियासत का, मैं पैदलों से पिटा हूँ वजीर होते हुए। अब मेरा सवाल ये है, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से लेकर, लंबे समय तक आप मुनव्वर राना साहब के साथ रही, सिटी ऑफ जॉय से लेकर एग्रेसिव पॉलिटिक्स के स्टेट तक आप आई हैं। बहुत सख्त मिजाज मुनव्वर राना साहब, और डांट भी निश्चित तौर पर पड़ती रही होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरी पैदाइश जो है कैलकटा में हुई, जो अब कोलकाता है, और पली बढ़ी मैं वहीं उसी खूबसूरत परिवेश में पली बढ़ी हूँ। बंगाल का अपना एक नशा है, और उस सरज़मीन से होते हुए जब मैं, वो एक बहुत मीठी ज़ुबान बांग्ला बोली जाती है, वहाँ से होते होते और घर में उर्दू। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जाहिर सी बात है, पापा एग्रेसिव तो नहीं आप कह सकते, लेकिन उसूलों के बहुत पाबंद थे। उनके अपने एथिक्स इतने मजबूत थे, वो उसूलों के साथ समझौता उन्होंने कभी नहीं किया। और आपने देखा होगा कि अपने आखिरी के दिनों में, पिछले 10 सालों में अगर ख़ास कर बात करें, तो पापा के मिजाज में थोड़ा बदलाव आया था, क्योंकि वो, उनका एक दर्द था। मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से वो दर्द बताती हूँ। वो बार बार ये कहते थे, बेटा मेरा सबसे बड़ी तकलीफ़ मुझे ये है इस वक्त कि मैंने जिस हिंदुस्तान में आँख खोली थी, उस हिंदुस्तान में मेरी आँख बंद नहीं होगी। उसका मतलब बहुत गहरा और बहुत बड़ा है।
उस वक्त में इतनी फ़िरका परस्ती नहीं थी, उस वक्त में एक खुशनुमा माहौल होता था और एक ख्वाब जो उस वक्त के लोगों ने देखा था, ख़ासकर आज़ादी के वक्त की बात करें, जिस ख्वाब को जिया था बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, अहिल्याबाई ने, झांसी की रानी, बेगम हज़रत महल, रज़िया सुल्तान, इतना वो ख्वाबों का जो हिंदुस्तान था उसको कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा था, ये उनकी तकलीफ़ थी। तो आप जिसको एग्रेशन दुनिया समझती है, आप क्या, सब लोग कहते थे, बल्कि घर में भी कुछ लोग कहते थे पापा बहुत, ये उनके अंदर का तेज़ाब था जो कलमों में आ जाता था उनके कलम में, वो नहीं चाहते थे। उन्होंने तो हमेशा अशकों से अपने शेरों को लिखा, अपने आसपास की ज़िंदगी को के एहसासात जो रिश्तों के होते थे उस पर शायरी की। लेकिन जो हालात थे जी, उसको लेकर वो नाराजगी रोक नहीं पाए अपने आप जरूर को। थी, नाराजगी जरूर थी। जी। न्यूज़ 18 इंडिया की एक रिपोर्ट भी है, हालांकि वो शेर उन्होंने हटा दिया था, इस मुल्क के कुछ लोगों को रोटी तो मिलेगी, संसद को गिराकर वहां कुछ खेत बना दो, अब ऐसे ही बदलेगा किसानों का मुकद्दर, सेठों के बनाए हुए गोदाम जला दो। आइए उन्होंने किया, ट्वीट किया और फिर इसे हटा भी लिया। तो जैसा कि जिक्र किया जा रहा है, शायर या साहित्यकार जब उसके कलेजे पर ठेस लगती है तो वो कलम के ज़रिए चीज़ों को निकालता है। एक बात और, मैं राजनीति पर भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक आप जानते होंगे, बतौर शायरा मैंने कहा था, कितने नर्म एहसास हैं। देखिए, ये जो बच्चे हैं मेरे पास, अमानत उसकी, साथ में गम का समंदर है इनायत उसकी। एक तरफ ये इस तरह के ख्यालात और दूसरी तरफ रोज की आपाधापी में आप जो बयान चलते हैं, राजनीति चलती है। एक और जिक्र है, ना देख हिकारत से हम अदीबों को, न जाने कब तेरी औलाद शेर कहने लगे। ये मुनव्वर राना साहब ने कहा था। वो घटनाक्रम क्या है? जी, मैं बताती हूँ। एक्चुअली आपने जो थोड़ा सा पहले जिक्र किया, तबसरा, उनका जो शेर है गोदाम जला दो, ये उनका दर्द उन गरीबों के लिए था कि जब बड़े बड़े सेठ अपने गोदामों में अनाज सड़ा देते हैं लेकिन गरीब के निवाले या हलक तक नहीं जाते हैं। वो एक ऐसे शायर थे जिन्होंने शायरी को एक नया आयाम दिया और उन्होंने कहा कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। उन्होंने शेर कहा कि भटकती है हवस दिन रात सोने की, दुकानों में गरीबी कान छिदवाती है, तिनका डाल देती है। आप समझ नहीं सकते कि वो एहसास क्या हो सकते हैं। तो ये उसी का एक हिस्सा था जिसको गलत तरीके से प्रिटेंड किया गया। बहरहाल ठीक है, शायर का अपना कलम है। लेकिन आपने जो मेरे शेर पढ़े और उन एहसासात की आप बात कर रहे हैं, ये एक पूरी तरीके से नाराज वो नहीं चाहते थे कि आप हाँ, शायरी के मैं बता रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि एक बहुत ही कड़वी और सच्ची बात मैं आपके चैनल पे कहूँगी कि उनको मंच की शायरी पसंद नहीं थी। ख़वातीन के हवाले से थोड़ा सा माहौल डिस्टर्ब हुआ इधर लोगों के, तो वो ये तो चाहते थे कि शेर कहें, वो ये तो चाहते थे, ये तो बहुत पहले का शेर है, जब शायद हम लोग पैदा हुए होंगे उस ज़माने में उन्होंने ये गज़ल कही थी कि न जाने कब तेरी औलाद शेर कहने लगे। तो उनको ये डर था कि अदब की दुनिया से अदब गायब होता चला जा रहा है, कारखानों से शायरी ला करके पढ़ी जा रही है। वो चाहते थे कलम हो, सच्चा हो, अच्छा हो और पूरी तरीके से अपना हो। तो उनको ये लगता था। बाद में जब उनको एक बार ये पता चला, राहत इंदौरी अंकल ने बताया कि एक किताब निकलती है, मैगज़ीन है, अक्षरम संगोष्ठी, वो गालिबन लंदन से कहीं से निकलती थी। तो मैंने उसमें कुछ अपनी गज़लें छुपा के ऐसे ही भेज दी थी, मेल कर दी थी, वो छप गई और वो किताब राहत अंकल के हाथ में आ गई। तो उन्होंने पापा को फ़ोन किया कि भाई अब तो सिलसिला आगे जा रहा है, बहुत बहुत मुबारकबाद। पापा ने कहा मतलब? कह लें भाई मेरे हाथ में एक रिसाला है और उसमें सुमैया राना गज़ल की गज़लें आई हुई हैं। राहत अंकल पे बहुत गुस्सा आया होगा नहीं, उनकी बहुत दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा अम्मा कैसी बातें कर रहे हो। खैर फिर वो मुझे बुलाया गया, फिर पापा ने किताब सामने रखी, कहा ये क्या है, फिर मैंने बताया तो वो खुश हुए। उन्होंने कहा बस इसमें एक ये है कि जब भी कभी किसी रिसाले में शाये होने के लिए या छपने के लिए दें तो किसी को दिखा लें। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं और आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए कि मैंने बहुत सारी गज़लें कही और इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी एक बुक भी आ जाएगी सामने। लेकिन एक भी शब्द का मैंने इस्लाह ना पापा से कराई ना उन्होंने करी। ये अदब उनके आखिर वक्त तक कायम रहा कि तलफ़्फ़ुज़ को लेकर भी डांट दिया करते थे, ऐसी घटनाएं भी हुई? जी जी, कई बार ऐसा हुआ। मैंने एक बार कहा कि पापा आजकल की लड़कियों के तो रकाब पे पैर हैं। पापा ने कहा भाई ये रकाब क्या चीज़ होती है? हमने कहा पापा रकाब कह लेंगे, रकाब लफ्ज़ है, अपनी तलफ़्फ़ुज़ सही करिए, शर्मिंदगी होती है कहीं पर आप रकाब बोल देंगी। तो इस तरह की बहुत सारी वो हैं जो आए दिन हम लोगों को डांट पड़ती रहती थी और मुझे खुशी है इस बात की कि डांट खा खा के हम लोग बरत गए, कम से कम बहुत सारी चीज़ें थी जो सही हो गई।
तलफ़्फ़ुज़, प्रोनंसिएशन, उच्चारण जिसे आप कहते हैं हिंदी में, उसका जिक्र हो रहा है। मैं उस पर एक शेर भी पढ़ना चाहूँगी। मेरे पापा का ही शेर है कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। ये इसे मैं अक्सर कोट भी करता रहता हूँ। जब भी आपके संघर्ष का जिक्र होगा तब ये हमेशा इसका जिक्र आएगा, और अपने जो पूर्वज हैं उनके सम्मान में भी इसका जिक्र अक्सर किया जाता है। एक और बात, थोड़ा सा ये सवाल ऐसा लगता है कहीं कहीं कि आप खुद भी ये पसंद करते हैं कि कट्टरपंथी आपको कहा जाए, आरोप ये भी लगते हैं कि आप शरिया की वकालत करती हैं, वो क्या वजह है? देखिए, शरिया की अगर बात करें तो शरिया की वकालत तो इस मुल्क के आइन ने यानी संविधान ने भी की है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको जायज़ हैं, जो संविधान में है कि आप इसको कर सकते हैं। तो अगर उसी चीज़ को हम उसकी पैरवी कर रहे हैं तो इसमें इतना बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग इसको बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं। रही बात कट्टरपंथी की, मैंने बार बार ये कहा कि कट्टरपंथ की जो परिभाषा दुनिया में दिखाई जा रही है वो नहीं है। कोई मुसलमान अगर कट्टरपंथी है तो इसका मतलब यह है कि वो दीन के बताए रास्तों पर चलेगा, और हमारा दीन ये कहता है कि तुम्हारे पड़ोस में सोने वाला रहने वाला अगर भूखा सो रहा है तो तुम्हारी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। और गौर करने वाली बात यह है कि वो सोने वाला, जो भूखा रहने वाला पड़ोसी, वहाँ पे ये कतई मेंशन नहीं है कि वो मुसलमान होगा कि किसी शिया होगा कि सुन्नी होगा। तो इसका मतलब कि हमारा दीन हमें ऐसी तालीम दे रहा है कि एक इंसान का कत्ल करना यानी पूरी इंसानियत को कत्ल करने देने के बराबर है। उस वक्त में अगर हम ये कहें कि हम पूरी तरीके से दीन पर चलते हैं, कट्टरपंथी है, तो इसमें क्या, ये तो इंसानियत के हवाले से बात की जा रही है। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि कट्टरपंथ की एक अलग परिभाषा पेश कर दी गई है जो मुझे कबूल नहीं है। कम से कम आप हिजाब की भी वकालत करती हैं? हाँ, बिल्कुल। या हिजाब की वकालत भी करती हैं? ये अख्तियार क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे सुमैया को अख्तियार है, वो क्या करना चाहती हैं, तो ये अख्तियार तो होना चाहिए, बिल्कुल। वो कैसे चाहते? आप ये बताएं कि किसी, इस्लाम ये नहीं कहता है कि अगर कोई हिजाब ना करे, कोई नमाज ना पढ़े, कोई रोज़ा ना रखे तो उस पर कोई जुल्म और तशद्दुद किया जाए। उसको कन्विंस किया जाए, उसको दीन की तरबियत और तालीम दी जाए। अगर वो फिर भी नहीं करता, ये उसकी मर्ज़ी, अब ये उसका और उसके मालिक का मामला हो गया, ऊपर वाले का। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं हिजाब करती हूँ, मुझे हिजाब करने का राइट चाहिए। मैं स्कूल कॉलेज जाऊँगी तो अपने आप को ढक के जाऊँगी, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। इसकी अधिकार मुझे है और मुझे इसकी आज़ादी मिलनी आपको चाहिए। इसका अधिकार, लेकिन कि भाई इससे लागू किया जाए या आपको भी पहनना है, आपको ना भी ना पहनना ना, है, ये ऐसा तो इस्लाम में ही नहीं है। बिल्कुल भी लागू करने वाली चीज़ तो है एक ही जिक्र नहीं। आप अभी कर रही थी चर्चाओं के दौर में, आपके पास तस्वीर भी है कि जब भी हिजाब का जिक्र आता है तो ये मानकर चलिए कि बहुत सारे दायरों को कभी कभी मजहब से इतर देखना होता है। रंगों को लेकर भी मैं सवाल करूंगा कि आजकल तो रंग हो गए हैं, हर किसी ने रंग बांट दिए हैं। ये अच्छा है कि ये जो सांस में ले रहा हूँ ऑक्सीजन O2, इसका कोई रंग नहीं बांटा गया, ये किस कलर में आएगी, हरे की तरफ जाएगी, भगवा की तरफ जाएगी। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले और एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर भी अभी हमने देखी थी, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक मैं आपसे सवाल जवाब भी करना चाहूँगा। एक तस्वीर है, अगर आप इस पर फोकस ये कर सकते हैं, तस्वीर कहाँ है, का है ये, इसके बारे में ये बताइए। फतेहपुर का गांव है एक। उस गांव का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बिल्कुल फतेहपुर से मिला हुआ गांव है। तो उस गांव में सूपा नाम है, याद आ गया मुझे, सूपा गांव का नाम है। और आप देख सकते हो कि इसमें साड़ी पहने हुए सारी महिलाएं घूंघट की हुई हैं, पूरा आधे से ज़्यादा घूंघट है यहाँ तक। ये देश की संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है। अगर इसकी मांग, अब इन महिलाओं से कोई ये कहे कि कैमरा चल रहा है और आप लोगों की आइडेंटिटी के लिए आपको घूंघट हटाना पड़ेगा, और वो नहीं हटाना चाहती हैं, तो किसी के राइट नहीं है कि आप उनकी पर्दे को हटा सकें। ये असल देश है जिसकी संस्कृति है। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी को जबरन ना हिजाब कराएं, ना आप जबरन किसी का घूंघट लगवा दें उनको, ये तो हम मान सकते हैं। लेकिन अगर कोई महिला अपने आप को ढकना चाहती है तो उसको ढकने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। ठीक ठीक। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, संभल में जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, हालांकि अभी सबसे बड़ी अदालत का एक उससे जुड़ा हुआ कोई फैसला भी बहुत आया अच्छा है एक्ट ऑफ फैसला वर्शिप को लेकर, लेकिन फिर भी आपने चूंकि इस दौरान बड़ा प्रोटेस्ट भी आपने किया, जी। और मेरा ख्याल है कई ऐसी स्थितियां भी बनी, कुछ लीडरों को तो खैर जाने नहीं दिया गया। तो संभल को लेकर आपका एक रिएक्शन? देखिए, ये एक तो बहुत बड़ा सानेहा है हमारा कि हम मिलजुल करके एक तरह से एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, ये भी तय है। लेकिन उस वक्त में फ़िरका परस्त सोच, फ़िरका परस्त ताकतें जब संभल, बहराइच और इस तरह की घटनाएं होती हैं, जहाँ जहाँ भी होती हैं, वहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये कि उसका असर बहुत सारे उसमें जाता है, इलाक़ों में जाता है।
और संभल में ख़ासकर मैं ये कहती हूँ, चाहे बहराइच हो, मैं बहराइच गई थी, मुझे वहाँ भी नहीं जाने दिया गया था, फ़खरपुर से वापस कर दिया उन्होंने, और घर तक 3 गाड़ियाँ पुलिस की छोड़ गई मुझे लाके। कोई बात नहीं, मैं संभल गई, मैंने उनसे इसरार किया। मुझे, मेरा सवाल है इस बात का कि जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, क्या उनके बीच जाके उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश गुनाह है? पुलिस मुस्तैदी से मुझे रोकती है, पुलिस मुस्तैदी से गुंडागर्दी नहीं रोकती, पुलिस मुस्तैदी से दंगा नहीं रोकती है, लेकिन पुलिस वहाँ पर जाने वालों को रोकती है। जबकि मैं एक महिला हूँ और मैं अकेली एक गाड़ी से तनहा गई थी, मैं किसी काफिले के साथ नहीं गई थी। जी। तो एक बड़ी बात आती है, चूंकि ये सवाल इसलिए भी कि हम बहुत सियासत की बात नहीं, सवाल इस वजह से भी कि आपने सामाजिक कार्यों में भी अपनी एक्टिविटी रखी है, आपके अंदर साहित्य भी है, आपके अंदर बतौर जो पत्रकार है आप सवालों से भी जूझती हैं। इस वजह से भी ये सवाल कि हिंदू मुसलमान की खाई ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आज ये बढ़ी हुई हो, ये तो बहुत पहले से है। सारी हिस्ट्री आप उठाकर देख लीजिए, अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, पर ये खाई तब से है। ये एक तो सवाल है, और दूसरा ये कि आप कैसे देखती हैं इस चीज़ को, कैसा हिंदुस्तान आपको नजर आता है? देखिए, जहाँ तक जितना मैंने पढ़ा है, जितना अपने बड़ों से सुना है, हिंदू मुसलमान की खाई की शुरुआत तो हिंदुस्तान के बंटवारे के साथ हो गई थी, जो इस देश की बंटवारा हुआ था जब। लेकिन ये आम लोगों में नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था जिसके तहत लोगों में हिंदू मुसलमानों को लेकर के बातें और उनके बंटवारे की बातें होती थी, और कहीं कहीं दंगे भी होते थे, वो मान सकते हैं। ये आज का नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से हो रहा है, वो तरीक़ा बहुत है, क्योंकि जहर लोगों के, जिस तरह से लोगों को मोबाइल का आदी बना दिया गया है ना, नशा है मोबाइल का हम सबको, उस तरह उनके अंदर फ़िरका परस्ती डालने की कोशिश की जा रही है, और उससे सिर्फ किसी एक तबके का या एक कौम का नुकसान नहीं है। ये जाहिर सी बात है, हम सब एक मुल्क, एक परिवार की तरह हैं, और उसमें आपको लगता है कि इट्स अ ब्लास्टिंग सिचुएशन, या वो आ एग्जैक्टली सकती है? इससे और ख़राब हो सकती है, खुदा न खास्ता, अगर चीज़ों को सही वक्त पे कंट्रोल नहीं किया गया। देखिए, कल जो एक जजमेंट आया, आप अभी बात कर रहे थे, इस तरह के जजमेंट जो हैं वो देश में एक अच्छी आबो हवा पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सिर्फ मस्जिदें नहीं है, कहीं पे भी हो रहा हो, और जब लोग टीवी देखते हैं या मोबाइल में न्यूज़ देखते हैं, तो वो इस बात की तायद करते हैं कि नहीं, ये सही रहा, क्योंकि अब इससे निकल करके हम अपने बच्चों के रोज़गार के लिए सोच सकते हैं, हम अपने देश में और तमाम ऐसे डेवलपमेंट्स हैं, उन्नति हैं, उनको देख सकते हैं, अपने बच्चों के आने वाले भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं, कि हम सिर्फ फ़िरका परस्ती में पड़े रहेंगे, और उससे ना तो पेट भरने वाला है, और ना तो एक बड़े अचरज की बात है कि इसका सॉल्यूशन क्या। एक तो मेरा सवाल ये है, और थोड़ा शॉर्ट में, दूसरा ये कि चीज़ें कहाँ इंटरप्रेट हो रही हैं, क्योंकि मेरे ख्याल है सीजेआई जब सुनवाई कर रहे थे, या जब राम मंदिर का वर्डिक्ट आया था, या जब ये वर्शिप वाला एक्ट आया था, तब भी ये कहा गया, सुनवाई में जब फैसला आ रहा था तब भी ये कहा गया कि नहीं, इसका बाकी कहीं जगह से कोई वो नहीं रहेगा, इसे नज़ीर की तरह मिसाल के तौर पर पेश नहीं किया। ये इंटरप्रिटेशन कहाँ हो जाता है चीज़ों का? देखिए, बता रहे हैं, पहला आपने सवाल किया कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, इसमें जो आग में घी डालने का काम मीडिया करती है, उसको ये काम बंद करना पड़ेगा। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपके इस वक्त मीडिया चैनल पे हूँ, लेकिन कोई भी मीडिया हो, उसको इसमें आग में घी डालने का काम बंद करे। बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं कि पुरानी होती हैं, उनको नया ताज़ा करके जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं वो डाल देते हैं, और फिर उसको लेकर के तमाम शुरू हो जाती हैं गॉसिप्स। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, इससे मुझे लगता है बड़ा कंट्रोल हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपने क्या पूछी थी मुझसे? सॉल्यूशन आपके हिसाब से क्या है? यही आग में घी डालने का काम जो है मीडिया जो कर रही है वो ना करे, और इस तरीके की, जैसे कल रोक लगी है, इस तरीके की धार्मिक और इन सब चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। कभी किसी देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, कभी किसी के पैगंबर का अपमान हो रहा है, इन सब चीज़ों पर कड़ी कार्रवाई और कड़ी सज़ा हो, जिससे आगे लोग उसको करते हुए डरें। लंबे अरसे बाद एक महाभियोग जैसी स्थिति बन रही है। ऐसा नहीं है कि जजेस के खिलाफ महाभियोग नहीं आया, एक जज साहब है, बहुत चर्चा में रहे अभी वो, जी जी। उनने तो तमाम अपनी मर्यादाओं को ताक पर रखकर उन शब्दों का भी इस्तेमाल किया जो शायद मैं भी नहीं करना चाहूँगा। तो ये तैयारी है, तो क्या सपा का स्टैंड या सपा के सांसदों का स्टैंड रहेगा उनके खिलाफ महाभियोग? हाँ बिल्कुल, देखिए, सपा ने हमेशा ये स्टैंड लिया कि वो कोई भी लड़ाई हो जो जनहित की हो और जनता से जुड़ी हुई हो, वो संसद से सड़क तक लाने में सक्षम है और करते रहे हैं। और इस तरीके की बातें जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं जगें, और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, इस पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड साफ है। हम पीडीए की बात करते हैं, और जब पीडीए की बात करते हैं तो इसमें यकीनी तौर पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, देश के जवान, किसान सब आते हैं, और हमारी लड़ाई उन्हीं के लिए है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैं पहले एक आपसे जुड़ा सवाल पूछ लूँ
कि क्या हम एक नया मुस्लिम चेहरा जो ये सेक्टर सारे सेक्टर उससे जुड़ा हुआ, तो क्या हम एक मुस्लिम चेहरे को देख रहे हैं वो राजनीति में आगे आने वाला है, नज़र आने वाला है हमें? देखिए, मेरी एक मिशन है। मिशन ये है कि हम अपने जो इस वक्त जो कुछ माहौल है उस पर काम कर सकें और उस पर कंट्रोल कर सकें। रही बात ये कि मेरा विश्वास, मेरा यकीन मेहनत करने पे है, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। और मुझे जो जनता का, हर तबके का प्यार और मोहब्बत मिल रही है, और मुझे यकीन है कि मैं बस सक्रिय राजनीति में नजर आने वाली है आप। जी, इंशाल्लाह मैं सक्रिय रहूँ। एक बात और है, जब मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात आती है तो एक नाम बड़ा आता है। पहले मैं उस नाम के बारे में आपको बता दूं। कोर्ट में अकबरुद्दीन जो हैं, असदुद्दीन के छोटे भाई, उनकी बेल का मामला था। तो जज साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि तुम हमेशा श्री राम के खिलाफ बातें करते हो और आज तुम्हें छुड़ाने के लिए दो दो श्री राम आए, क्योंकि उनके जो दोनों वकील थे उनके नाम में, साउथ इंडिया से वो, उनके दोनों के नाम में श्री राम था। खैर, ये ओवैसी स्टाइल की जो बात कही जाती है, मतलब अकबरुद्दीन कुछ और कह रहे हैं, ओवैसी संविधान की बातें कर रहे हैं, तो क्या वाकई मुसलमानों को नुमाइंदगी मिल रही है या ये सिर्फ? देखिए, अगर मैं इस तरह की ना तो पॉलिटिक्स और ना इस तरीके की जो भी इनकी सोशल जो लैंग्वेज है लोगों के लिए, मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, खारिज करती हूँ पूरी तरीके से। कि हिंदुस्तान में रहते हुए जब आप संविधान की अगर बात करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं कर सकते, सबकी करनी होगी। और जिस भाषा शैली का इस्तेमाल छोटे भाई जो हैं उनके वो उन्होंने किया है और जिसका खामियाजा बहुत जगह भुगतना पड़ रहा है, वो मैं उसको बिल्कुल खारिज करती हूँ। और इस तरीके की भाषा शैली आप जनता में नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये अगर तो आप बड़े नुमाइंद हाथ लेते हैं ना लोग इस भाषा नहीं को, नहीं, या मैं आपको बताऊं कि अगर वो ये हाथों कहा हाथ जाता है कि लेते होते, अकबरुद्दीन के जीतने की वजह ये अगर होती है। हाथों हाथ लेते होते तो वो अकेले सांसद ना होते। हाथों हाथ लेते होते तो 7 से 6 सीटें उनकी ना हो गई। मेरे ख्याल से इस बार कम हुई है एक सीट उनकी। सीट कम हुई। तो हाथों हाथ नहीं लिया, वो एक पर्टिकुलर एरिया की पॉलिटिक्स है, वो कर रहे हैं, ठीक है, वो काबिल हैं बहुत, बैरिस्टर साहब, सब कुछ ठीक है। लेकिन उस पर लगाम लगना ज़रूरी है और उत्तर प्रदेश ने पूरी तरीके से खारिज किया है। मुझे लगता है कि सब मिलजुल करके रहेंगे, इसमें ही फ़ायदा है। तो ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश से अगर राजनीतिक सक्रियता होती हुई तो कोई फेवरेट जगह होगी? अब वो तो वक्त की बात है और ये सब कुछ मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पर निर्भर करता है। जैसा उनका आदेश होगा मैं उस पर पालन तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, या जैसे बात निकल कर बार बार सामने, ये दोस्ती में ऐसा होता क्यों रहता है? कभी साथ है, कभी साथ नहीं है, कांग्रेस से कभी रिश्ते होते हैं, कभी नहीं होते हैं, क्या वजह रहती है? देखिए, ये तो पॉलिटिक्स में होता ही है कि दल और दिल कभी मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते। लेकिन आज की तारीख में, क्योंकि जब कहते हैं अंत भला तो सब भला, आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश के हवाले से बात करें तो हम साथ में हैं। और रही बात ये कि साथ में चुनाव लड़ रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? आज की तारीख तक ये है कि हम साथ में हैं और साथ में चुनाव लड़ेंगे। जी। और इंडिया ब्लॉक की अगुवाई को लेकर भी तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। अब देखिए, हाँ बिल्कुल आनी लाजमी है, लेकिन अब उस पर क्या फैसला होता है वो पूरा इंडिया ब्लॉक मिलकर के तय करेगा। ठीक ठीक। इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, मुझे लगता है। जल्दबाजी होगी। एक और बात है, चूंकि मैं फिर, जैसा आपका प्रोफाइल है, एक सवाल जो है वो बहुत मौजूद है महिला अपराधों को लेकर। हम बहुत सारी बातें करते हैं, महिला अपराधों को लेकर ये सवाल रहेगा, वो क्या सिर्फ सरकार के जिम्मे छोड़ दिया जाए या सबकी वो नैतिक जिम्मेदारी? क्योंकि ये तय है कि राजनीतिक पार्टियां बहुत सेलेक्टिव होकर मामले उठाएंगी। अगर पश्चिम बंगाल में रेप होगा तो उस पर सेलेक्टिव अप्रोच होगी कुछ पार्टियों की, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर कुछ होगा, उत्तर प्रदेश में कुछ होगा, तो अप्रोचेस बदल जाती हैं। बतौर महिला नेता, बतौर महिला साहित्यकार, मेरा सवाल आपसे ये कि महिला अपराध क्या सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी? देखिए, पहली जिम्मेदारी तो सरकार की है, क्योंकि सारे संसाधन उनके हाथ में है और वो जितनी भी शिद्दत से और ताकत से इन अपराधों को रोकने की कोशिश करें, ये उनके लिए बेहतर होगा। ये बात तय है। ये मैं उस पर भी आ रही हूँ। मैं देखिए, मैं उस पर आ रही हूँ। सरकारें कोई भी हो, हमारी रही हो, इनकी हो, उनकी हो, लेकिन कम से कम हमारी सरकारों में झूठ नहीं बोला गया। सरेआम खुलेआम झूठ बोलना
मणिपुर के में महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया, 84 दिन तक प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, हाथरस में बेटियों को रातों रात जला दिया गया, उस दलित बच्ची को, उस पर चुप्पी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अंधाधुन हो रही हैं। हम ये मानते हैं कि जब हम सरकार चलाएंगे, इतनी बड़ी जनसंख्या आबादी है, कहीं ना कहीं चूक होगी, कमी होगी, और अगली बार उसको ठीक करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन हम एक बार 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 मंच से चिल्लाते रहें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते रहें, और दूसरी तरफ मणिपुर जैसे कांड हो जाएं, दूसरी तरफ आजमगढ़ जैसे कांड हो जाएं, हाथरस जैसे हो जाएं, तो ये सारी चीज़ें ख़राब लगती हैं। हाँ, हम कहीं पर अगर चूक हो रही हो, गलती हमसे हुई है और हम सरकार में हैं, तो हम उसका एतराफ़ करें और पूरी कोशिश करें कि हम उन संसाधनों का, जो मेरे पास ताकत है, जो मेरे पास इस वक्त प्लस पॉइंट्स हैं, हम उनको जोड़ के और इन अपराधों को रोकने की कोशिश करें। मैं एक महिला होने के नाते मैं जानती हूँ कि जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, ये जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है कि वो महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी हालात पर कोई शेर बनता है, या सियासत जिस तरह की हो चली है उसे लेकर अगर आप कोई एक शेर में कोट करना चाहें हाल फिलहाल की सियासत। देखिए, मैं तो जब मैं क्योंकि मैंने आपके सामने बात शुरू की, ये सब कुछ मुझे मेरे पिताजी से आया है कि दरबार में शाहों के सर खम नहीं करते, दुनिया यही करती है मगर हम नहीं करते। लेकिन मैं पापा की ज़बान से, क्योंकि आज जो हालात हैं आप देख रहे हैं, अगर संभल की बात करें या इस तरीके की, मैं उस पर पापा की ही 4 लाइनें पढ़ना चाहूँगी कि हमारी बेबसी देखो, उन्हें हम दर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता, तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। तो ये आज की सियासत आपके शब्दों के हिसाब से। एक और बात, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन रह गया था मेरा। वन नेशन वन इलेक्शन, मैं फिर साहित्य की तरफ लौटूंगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक तरफ ये आरोप लग रहे हैं कि साहब ये सरकार तो चुनाव ही लड़ते रहती है, या ये हमेशा कैंपेन में बिजी रहते हैं। अब जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही तो ऐतराज़ क्या है? खर्च बचेगा, चीज़ें स्मूथ होंगी, ये तर्क दिया जा रहा है। देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से जब से सत्ता में आई है, उसने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जिसमें उसका खुद का फ़ायदा ना हो या वो दूसरों के ग्राफ को गिरा सके। आज वन नेशन वन इलेक्शन की, अगर जैसे मैं उसको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊं, जैसे जब ये CNRC की बात कर रहे थे तो लोग विरोध में खड़े हो गए, जब ये किसानों के लिए बिल ला रहे थे तो किसान इनके विरोध में खड़े हो गए। आज ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ खासकर उसका विरोध कर रही हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप कन्विंस करिए, अपने साथ लीजिए, उनको बताइए कि ये होगा। और आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, और जब यही पॉलिटिकल पार्टीज़ आपसे कह रही हैं कि आप EVM से चुनाव ना करा करके बैलेट पेपर से कराइए, तो आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है, और वो खोट को उजागर करना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। हम विपक्ष में रहते जब तक हैं, तब तक हम इनके खोट को सामने लाते रहेंगे और जनता के सामने करते रहेंगे। अब वापस जो सबसे ज़्यादा आपके करीब हो, जैसे मेरे करीब है कि एक तो जो मैंने सुबह जिक्र किया था, शुरुआत में ही जिक्र किया था, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। एक और है कि किसी के हिस्से दुका आई, किसी के हिस्से मका आया। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मैं थोड़ा इधर उधर हो सकता हूँ। आपके सबसे करीब क्या रहा, और आपका कुछ फेवरेट हो अगर तो वो भी बताइए जो आपने लिखा हो। मुझे पापा का मैं बता देती हूँ पहले, क्योंकि पापा ने जो मुहाजिरनामा लिखा, वो जाहिर सी बात है मेरे ज़माने की बात नहीं है, लेकिन मैं उसको, उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ। तो उन्होंने जो लिख दिया है वो एक मतलब कोई उस तक पहुँच नहीं सकता जल्दी उस अदब में। तो मैं उसकी 4 लाइनें पढ़ना चाहती हूँ कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं, गले मिलती हुई नदियाँ, गले मिलता हुआ मज़हब, इलाहाबाद में कैसा नज़ारा छोड़ आए हैं। आप ये देखिए कि इसमें अपने मुल्क की क्या मोहब्बत और कैसी समरसता है कि इंसान उसको भूल नहीं पा रहा। ये वही मुहाजिरनामा है जिसको पढ़ के पाकिस्तान में रहने वाले भारतीयों की आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं कि शायद उनको इस बात की निदामत है कि मुल्क का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं मुझसे मेरी गज़ल के बारे में, तो मैंने पिछले दिनों, क्योंकि मैं तो बहुत सॉफ्ट शायरी करती हूँ, और कि एक दोस्त ऐसा भी मुझे परवरदिगार दे जो दोस्ती में दिन नहीं सदियाँ गुजार दे, और मैं हूँ अगर गज़ल तो कोई मीर की तरह, फिर बन के आईना मेरी किस्मत संवार दे। ये एक बात मुझे जो शुरुआत से लग रही है, इसे मैंने सुना तो इतने नर्म ख्यालात, और आज की सियासत में इतनी सख्ती, ये बैलेंस कैसे होता है? बैलेंस करना पड़ता है। ये बात सही है कि जब दिल और जहन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा हो जो आसपास देख कर के अच्छा ना लग रहा हो,
और उसके बाद आपका कलम हाथ में आए तो फिर आपकी उससे कुछ बहुत मासूम और बहुत नर्म निकले, तो ये भी अपने आप में एक वो है। लेकिन मुझे शौक़ था कि मैं, क्योंकि मेरी अपनी सोच बहुत एग्रेसिव नहीं है, मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ, बहुत जल्दी किसी की दुख तकलीफ़ देख करके मुझे, और यही मेरे पापा का भी था, सेम मिजाज। मुझे लोग कहते हैं कि आप शक्ल सूरत मिजाज सब में अपने वालिद की तरह हैं, तो ये बात बहुत सही। सारी चीज़ें आपने पाई भी हैं, या बहुत सारे ऐसे तजुर्बे अभी चर्चा के दौरान जैसे आप बता रही थी, कई आपने देखे भी, शॉल वाला एक प्रकरण था। हाँ, बिल्कुल। मैं पहले उस फूल वाले प्रकरण की प्लीज़ बात प्लीज़। करूँगी कि मेरे रायबरेली में लॉन, घर के पीछे लॉन था और उसमें एक दरवाज़ा था जो पीछे गली में खुलता था। तो उसमें हमारी उधर रहने वाली कुछ चाची लोग थी जो गैर मुस्लिम थीं, वो लोग पूजा करने जाती थीं। तो फूल पीछे जो बाउंड्री के गिर जाते थे उसको ले जाके बहरहाल पूजा में इस्तेमाल करती थी। ये बात पापा ने एक बार देख ली, तो उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि तुम सुबह रोज़ नमाज़ पढ़ने उठती हो तो उस लॉन का दरवाज़ा पीछे से खोल दिया करो कि कम से कम वो लोग आके आसानी से फूल लेकर के चले जाएं। अच्छा नहीं लगता ज़मीन पे गिरे हुए फूल वो लोग बटोर के ले जाती हैं। तो जब तक रायबरेली में मम्मी रहीं तब तक, ग़ालिबन 2003 या 4 तक रही हैं, 4 तक, तो वो मेरी पीछे लॉन का दरवाज़ा हमेशा खोला रहने दिया गया सुबह 4:30 बजे से लेकर कि वो लोग आके फूल लेके चले जाए। ये उनका दर्द रहा है, वो इस तकलीफ़ को महसूस करते थे और उनके दिल में हर किसी के लिए मोहब्बत थी। अगर कोई उनको, ये बहुत से टीवी चैनल्स पे मैं देखती हूँ कि उनको बहुत फ़िरका परस्त और बहुत ये, वो बहुत नर्म मिजाज शायर रहे हैं। वो नर्म मिजाज शायर थे, इसीलिए उन्होंने माँ पे शायरी की, माँ से मोहब्बत की, माँ पे शायरी की। और वो ये कहते रहे कि मेरी माँ की हुई शायरी से अगर किसी भी ओल्ड एज होम की एक ईंट भी मैं खिसका सकूँ तो मैं अपने आप को एक कामयाब इंसान समझूँगा। तो ये चर्चा आप लगातार सुन रहे थे, और मेरा ख्याल है कि जल्दी आपकी बुक भी आने वाली है, हम जी, देखेंगे। इंशाल्लाह। तो कैसे एक साहित्य के साथ और सियासत के साथ वो सामंजस्य होता है, बहुत जल्द हम देखेंगे। एक शेर मैं कोट करना चाहूँगा, तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा ख़त्म होता है, फिर आंखें खोल ली जाएं तो कि सब सपना ख़त्म होता है। ख़त्म होता है। हम बहुत सारे, मतलब बतौर मीडिया कर्मी तो हमें बहुत सारी चीज़ें हम कई बार कोट भी कोट करना करते हैं। तो मेरा ख्याल है कोई और महत्वपूर्ण बात जो आप शेयर करना चाहें, या फिर हम चर्चा को यहीं रोक सकते हैं अभी। मेरे पापा ने एक बात मुझसे एक बार अकेले में कही, ये बात कि हमने कहा पापा बहुत उदास अब रहते हैं, हालांकि बीमारी की तकलीफ़ में थे वो। कह रहे हैं बेटा मुझे एक दर्द रहता है। हमने कहा आप बताएं क्या तकलीफ़ है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की तकलीफ़ हमेशा रहेगी मरते दम तक कि मैंने जिस हिंदुस्तान में आँख खोली थी मैं उस हिंदुस्तान में आँख नहीं बंद कर पाऊँगा। हमने कहा पापा इसका क्या मतलब है। कहने लगे मैंने उस हिंदुस्तान में आँख खोली थी जहाँ पर पूरे गांव में एक पंडित जी होते थे और वो सबके पंडित जी होते थे, हर मसले का हल लेकर हम सब लोग पहुँचते थे। एक मौलवी होते थे, उनके दरवाजे पर हर तबके, हर ज़ात, हर धर्म के लोग आते थे और अपने बच्चों को फूंक छुड़वाते थे। मैंने उस हिंदुस्तान में आँख खोली थी, लेकिन आज अफसोस फ़िरका परस्ती ने बहुत कुछ बदल के रख दिया है। और जब चर्चा भी हम यहीं पर रोक रहे हैं, लेकिन एक बात जो चूँकि मुझे याद आती है, भोपाल में लंबा अरसा काम करने के बाद वहाँ एक संबोधन है, कोखा, इस तरह से बातें बोली जाती हैं। तो बहुत पहले के अगर संबोधन का जिक्र किया जाए तो भोपाल में इसी तरह मिला जाता था कि कोखा पंडित जी, इस तरह के संबोधन, और वही शायद इस मुल्क की तासीर है। तो आज की ये चर्चा हम यहीं पर रोक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। सुमैया राना हमारे साथ जुड़ी हुई थी और आपने सियासत को करीब से देखा, शायरी की बातें भी हुई, बहुत बेहतरीन ये चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी रहेगा।